हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर भारत अरोरा। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कंसर्न्ड विद बेबीज़ हेल्थ। न्यूबॉर्न कोल्ड एंड फ्लू दैट मे लीड टू निमोनिया इन हिज और हर लाइफ। बच्चों में कोल्ड और फ्लू होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट मे ट्रिगर कोल्ड एंड फ्लू इन किड्स या न्यूबॉर्न बेबीज़। कुछ मिथ्स हैं जो बस्ट करेंगे कि मदर को क्या खाना चाहिए, नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बेबी में कोल्ड एंड फ्लू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद आपने सुना होगा, आपकी फैमिली वाले कई बार एडवाइस करते हैं दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, फीमेल्स को ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ये ठंडी चीज़ें खाने से आपको ठंड लग जाएगी, बच्चे में ठंड ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सारे अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं। कुछ ठंडा खाने से या मदर के ठंडे पानी से नहाने से मदर को कोल्ड हो सकता है। छींक की वजह से, स्नीज़ की वजह से या रनी नोज़ की वजह से वायरस पार्टिकल्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या हाथ से किसी या कपड़े से जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कोल्ड हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे को कोल्ड लग जाए। हम नैपीज़ यूजुअली बच्चों के चेंज नहीं कर पाते रात में। बेसिकली रात में कई बार हमारी आंख लग जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस बेबी वेट नैपी में रहता है। कंटिन्यूअसली वेट नैपी में रहने से कोल्ड होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। छोटे बच्चे कई बार प्यूकिंग, उल्टियाँ बार बार या फिर रीगर्जिटेशन बार बार करते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े सॉइल हो जाते हैं मिल्क की वजह से, और छाती के पास का एरिया गीला रहता है कई बारी, और नज़रअंदाज करने से कोल्ड बच्चों में ज़्यादा फैल सकता है। या फिर हम एयर टेम्परेचर चेंज, कई बार होता है हम एसी से गर्मी में एकदम जा रहे हैं, बच्चा एसी में बैठा होता है और कई बार हम बाहर खिड़की खोल देते हैं जहाँ से गर्म टेम्परेचर, गर्म हवा आ रही होती है, तो गर्म सर्द होने से, या फिर गाड़ी में हम लेके जाते हैं बच्चे को कहीं, तो एसी चलते होता है और चलते हुए ही हम गाड़ी का, जब हम बैठते हैं गाड़ी रोकते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो गर्म सर्द होने का चांस रहता है। तो इन सब कारणों से बच्चों में कोल्ड और फ्लू होने का बहुत ज़्यादा कारण रहता है। इन सब चीज़ों का ध्यान क्यों रखना है? अगर बच्चे में एक बार कोल्ड और फ्लू अगर हो जाता है, उससे हमारे बेबीज़ में निमोनिया बनने का चांस रहता है। निमोनिया इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और कोल्ड और फ्लू अपर थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही सीमित रहता है। बच्चे को खांसी हो सकती है, बच्चे के रनी नोज़ हो सकती है, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर रह सकता है, शेकीनेस ऑफ द बॉडी, बुखार के साथ बच्चा शेक कर सकता है, जिसे हम चिल्स बोलते हैं। ग्रंटिंग साउंड, जैसे ही दूध पीता है तो ग्रंटिंग साउंड होता है। दूध पीना भी बच्चा कम कर सकता है, क्योंकि रनिंग नोज़ और कई बार ब्लॉक नोज़ होने से नाक बंद हो जाती है। सर्दी लगने से हमारी रनी नोज़ भी हो सकती है और कई बार ऑल्टरनेट ब्लॉक नोज़ भी हो सकती हैं। इसकी वजह से बच्चे हमारे माउथ ब्रीदर्स हो जाते हैं, जिससे सांस वो मुंह से लेते हैं। अगर नाक बंद होगी और मुंह से सांस ले रहे हैं और उसी के साथ बच्चे को फीडिंग के दौरान अगर मुंह ब्रेस्ट फीडिंग में लगाना पड़ेगा, तो सांस बच्चा नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो फीडिंग उसका कम हो जाता है। बुखार और साथ में पेट भी खाली होगा, भूखा भी होगा, तो इससे बच्चा क्रैंकी हो जाता है और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। इसी के साथ बच्चे ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। आजकल का एयर पॉल्यूशन जो है, इसकी वजह से बच्चों में एलर्जी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तीसरी चीज़ है कि कोई भी अगर स्मोकर है घर में, या फिर चाहे स्मोकर हो चाहे पैसिव स्मोकिंग हो, कोई बाहर से स्मोक करके अगर बच्चे के पास आ रहा है, तो स्मोकिंग इटसेल्फ इज़ एन एलर्जिक पार्टिकल। जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, हो सकता है उस स्मोकर के कपड़ों के थ्रू या फिर हैंड्स के थ्रू इस बच्चे के पास आ जाएं और उससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो दिस मे बी अ कॉज ऑफ कोल्ड एंड फ्लू इन किड्स। कोल्ड एंड फ्लू का ड्यूरेशन जो रहता है वो बच्चे का ज़्यादातर 5 से 7 दिन या मैक्सिमम बाय 2 वीक्स तक वो बच्चा ठीक हो सकता है, अगर प्रॉपर केयर उसको मिल जाए तो। अब बच्चों में कोल्ड और फ्लू ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो कारण है हम उनको अवॉइड करें। अब जैसे है, मदर अगर बात करना चाहती है वो नॉर्मल पानी से बात कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम बात करनी ही नहीं है बिल्कुल। ठंडे पानी से नहाना क्यों नहीं है? क्योंकि डिलीवरी के बाद मेटाबॉलिज्म चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से मदर की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो वो नॉर्मल पानी से नहा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठंडे पानी को जनरली अवॉइड करें। चावल नहीं खाना,
कर्ड नहीं खाना, ये सब मिथ्स हैं। मदर अगर पोस्ट डिलीवरी एक हेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो करती हैं तो उनका हेल्थ और इम्यूनिटी इम्प्रूव रहेगी, जिसकी वजह से बेबी को अच्छे तरीके से फीड भी मिलेगी और उसकी हेल्थ और इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहेगी। हमें कोल्ड एंड फ्लू इन बेबीज़ में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अवॉइड करना है, वी शुड अवॉइड द ट्रिगर्स। नैपीज़ 2 से 3 घंटे में चेंज। जब स्पिलेज हो गया है, मिल्क बाहर आ गया, तो हम कपड़े अच्छे से चेंज कर लें। जो ट्रिगर्स हैं, स्मोकर्स को जितना हो सके अवॉइड करें, या स्मोकिंग करके कोई पर्सन आया भी है तो प्लीज़ कपड़े, शर्ट या टी शर्ट जो भी पहना है चेंज कर लें। हैंड वॉश करके हम बच्चे को उठाएं। किसी भी सिक पीपल या घर में कोई भी बीमार आदमी है तो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं देना है बेबी को। ये सब ट्रिगर्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं। बाय चांस अगर बेबी को कोल्ड हो भी गया है या फ्लू के सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो इनिशियल 2-3 डेज़ हम होम रेमेडीज़ से काम चला सकते हैं। अगर बच्चे को सांस की दिक्कत नहीं हो रही है या फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है, दूध वो अच्छे से पी रहा है, तो वी कैन ऑब्जर्व एंड यूज़ होम रेमेडीज़, जैसे स्टीम हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही हम बच्चे को स्टीमर ऑन कर सकते हैं। मदर कैन टेक द बेबी इन द लैप वाइल ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्टीमर ऑन करके मदर कैन मेक अ टेंट ऑफ ए क्लॉथ ओवर हर हेड, ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही बच्चा स्टीम ले लेगा। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग्स में फीडिंग तो हो ही रही है, स्टीम से बच्चे की जो ब्लॉक नोज़ है, जिसकी रनी नोज़ है, वो नोज़ खुल सकती है, जिसकी वजह से स्टीम कैन हेल्प क्लियर द ब्लॉक नोज़। दूसरे बहुत छोटे बच्चों में हम जैसे जिंजर नहीं दे सकते हैं। दूसरी बहुत होम रेमेडीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कभी 3 महीने से छोटे बच्चों में हम शहद चटाना है, या फिर हम कहते हैं ब्रांडी का बहुत बड़ा रोल है। तो दीज आर आई थिंक मिथ्स, या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि हम ब्रांडी यूज़ करें या फिर हम जिंजर यूज़ करें या हनी यूज़ करें। ये गर्म सतह की होती हैं, दैट कैन हेल्प योर किड्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, फ्रॉम किड टू किड। ये हेल्पफुल हैं कि नहीं, ये साइंटिफिकली अनप्रूव्ड है। हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, इसलिए हमें हाई रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि हमारे बच्चा क्या शो कर रहा है। अगर फीवर उसका कंटिन्यूसली 3 to 4 डेज ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, बच्चा ने खाना पीना छोड़ दिया है, ना वो दूध ले रहा है, बच्चा थोड़ा ड्राउजी हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, बच्चे का टेम्परेचर क्रोसिन देने के बाद भी, पैरासीटामोल देने के बावजूद नहीं उतर रहा है, तो वी शुड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, ताकि हम टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट करा पाएँ। हो सकता है बच्चे को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो सकता है बच्चे में निमोनिया का डेवलपमेंट शुरू हो गया हो, तो वी शुड डायग्नोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो पाए। हमें होम रेमेडीज़ तक नहीं रुकना है। हम अगर बच्चा अब हमारी होम रेमेडी से ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस में लीड अप द बेबी इनटू द नियोनेटल आईसीयू, तो इस सब को प्रिवेंट करिए। नियोनेटल फ्लू और कोल्ड के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिले घर पे बेबीज़ को मैनेज करने में, और अगर आप अपने डेंजर साइंस को पहचान पाए, ताकि हम बेबीज़ को अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। ये सुन के भी अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अदरवाइज़ नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।